गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के सुबह आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं ललिता प्रदीप, एडिशनल डायरेक्टर बेसिक एजुकेशन और करेंटली मैं डायरेक्टर SIET, दैट इज स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश, उसका काम देख रही हूँ। और आप सभी उत्तर प्रदेश के विभिन्न डाइट्स में नौ प्रवक्ता के रूप में नियुक्त हुए हैं और आपकी ये फाउंडेशन ट्रेनिंग है। हमारा ये प्रयास है कि हम विभाग के मुख्य जो एक सिस्टम है, जो एक सेटअप है, उसके बारे में आपको अवगत कराएं और आपकी एक समझ बनाने की कोशिश कर रहे हैं विभाग में। क्योंकि यूँ तो आप में से बहुत सारे हमारे साथी M.Ed, B.Ed, PhD, नेट क्वालिफाइड एंड इस तरह की बहुत ही हायर क्वालिफिकेशन के साथ यहाँ पर हैं। आपकी शिक्षा के प्रति एक समझ है, लेकिन एक सरकारी विभाग किस प्रकार से काम करता है इसके बारे में हम तब समझ पाते हैं जब हम पूरे उस स्ट्रक्चर को देखते हैं। इस कड़ी में आज मैं आपको राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में बताना चाहती हूँ। राइट टू एजुकेशन एक्ट आप सभी लोगों ने किसी न किसी स्टेज पर पढ़ा होगा और उसके बारे में बहुत कुछ जानकारियाँ आपको होंगी। मैं बेसिकली कुछ उसके बैकग्राउंड और एक्ट के इम्पोर्टेंट जो पोर्शन है उनके बारे में और किस प्रकार से विभाग में उनका इम्प्लीमेंटेशन है उसके बारे में आपको जानकारी देना चाहती हूँ। सो आप सभी लोग जानते हैं कि द राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, या जिसको हम राइट टू एजुकेशन एक्ट के नाम से पॉपुलरली ज़्यादा जानते हैं, ये पार्लियामेंट में 4 अगस्त 2009 को इनैक्ट किया गया था एंड इट्स एन लैंडमार्क एक्ट जो 1 अप्रैल 2010 से इफेक्टिव हुआ था। आप सभी लोग जानते हैं। इसके इफेक्टिव होते ही जो भारत देश 135वां देश बना पूरे विश्व में जिसने राइट टू एजुकेशन को अपने देश में लागू किया। हम सभी ये जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, बेसिकली ये फंडामेंटल राइट का पार्ट बना और जो आर्टिकल 21A की तरह हमारे पास आया। तो अभी दो चीजें हैं जैसा एक्ट में, फ्री एंड कंपल्सरी। व्हाट डू वी मीन बाय फ्री एंड कंपल्सरी? फ्री एजुकेशन का मतलब ये हुआ कि जो भी बच्चा 6 से 14 वर्ष का है वो जब स्कूल में पढ़ता है तो उसको किसी भी प्रकार की फीस या किसी प्रकार के चार्जेस या किसी भी तरह का कोई भी एक्सपेंसेस उसे बियर नहीं करना होता है। तो इस तरह से एक ये कंप्लीट फ्री ऑफ चार्जेस, जो ट्यूशन फीस, कैपिटेशन एटसेट्रा चार्जेस होते हैं, उससे बिल्कुल मुक्त है 6 से 14 वर्ष का एलिमेंट्री एजुकेशन हमारा जो है। देन कंपल्सरी एजुकेशन क्या हुआ? कंपल्सरी एजुकेशन का मतलब ये हुआ कि ये एक तरह का ऑब्लिगेशन है। इस ऑब्लिगेशन का मतलब ये हुआ कि ऐसा कोई भी चैलेंजिंग फैक्टर नहीं होगा जो किसी भी बच्चे को एलिमेंट्री एजुकेशन में एडमिशन करवाने और क्लास 8 तक उसकी शिक्षा को कंप्लीट करने में कोई भी बाधा उत्पन्न करे। तो चाहे वो पेरेंट के साइड पर हो, चाहे समुदाय की दृष्टि की तरफ से हो, सरकार की तरफ से हो, या इंस्टीट्यूशन, चाहे वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हो, तो ये फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का ये मतलब हुआ। तो अगर इसके हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड पर हम जाते हैं तो इसका जो पहला ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, हेलो अजय पहला जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट RTE पर तैयार किया गया था वो राममूर्ति कमेटी 1990 में हुआ था एंड 1993 में सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट जो उन्नी कृष्णन JP वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड अदर्स का था, जिसमें ये कहा गया कि एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइटिंग फ्लोइंग फ्रॉम आर्टिकल 21। तो वहां से ये पावर ड्रॉ होता है। In 1999, Tapas Majumdar Committee, it was set up
एंड जिसमें आर्टिकल 21A के इंसर्शन को लिया गया था। वे अगर थोड़ा सा और पीछे इतिहास में जाएं तो 86 अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन का 2002 में हुआ था, राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट की तरह कॉन्स्टिट्यूशन में जाने का एक रास्ता खोला था। The same amendment, it was inserted as Article 21A, and which later on made as right to education. Right to education as fundamental right for the child between 6 to 14 years age. This is a crucial age for elementary education. जो 86 amendment हुआ, वो एक तरह का फॉलो अप लेजिस्लेशन था। एजुकेशन बिल जो 2008 में हुआ वो एक तरह का फॉलो अप लेजिस्लेशन था जो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 को बिल्ड करने में आया। इंडिया, जैसा मैंने पहले भी बताया कि इंडिया बिकेम 135th कंट्री, 135वां देश बना। इंडियन लॉ कमीशन ने इनिशियली, एक इसका ट्रिविया ये भी है कि जो इंडियन लॉ कमीशन था उसने ये शुरू में कहा था कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जो डिसएडवांटेज क्लास के बच्चों का रिजर्वेशन जो करंट बिल में 25% है, बेसिकली इंडियन लॉ कमीशन ने इसे 50% प्रपोज किया था, लेकिन इसका काफी कुछ अपोजिशन हुआ एंड अल्टीमेटली 50% से इसको 25% किया गया था। 7 मई 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट और दिया था जिसमें ये रूल आउट किया गया कि आरटी जो सभी शिक्षण संस्थाओं पर लागू की जाएगी, लेकिन माइनॉरिटी एजुकेशन को छोड़ दिया जाएगा। पहली बार राइट टू एजुकेशन एक ऐसा एक्ट था इंडियन हिस्ट्री में, एक इस प्रकार का लॉ था जो प्रधानमंत्री की स्पीच के साथ आया था। उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी एक स्पीच से इस लॉ की शुरुआत की थी, विच इज अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री। कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में भी जैसे ये यूनियन टेरिटरी का जो आपका चेंज हुआ, ये 2019 से, पहले JNK छोड़ दिया गया था आर्टिकल 390 के कारण, लेकिन 2019 से ये कश्मीर में भी समान रूप से लागू हो गया। तो अभी अगर इसके प्रोमिनेंट फीचर्स पर जाएं हम लोग, तो जैसा मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि इट एम्स एट प्रोवाइडिंग कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14। और एक मैंने चर्चा की कि ये फंडामेंटल राइट की तरह कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट बनता है। इसमें सभी प्राइवेट स्कूल एक्सेप्ट माइनॉरिटी एजुकेशन, जो 2014 में सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट के कारण उसे अलग किया गया, सभी प्राइवेट स्कूल 25% सीट्स एंट्री लेवल पर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि एंट्री लेवल पर उसको उन्हें 25% सीट रिजर्व करनी होती है। और राइट टू एजुकेशन ने जितने भी अनरिकॉग्नाइज एजुकेशन थे उनको वन पेन स्ट्रोक से समाप्त किए जाने का रास्ता तय किया, और इस प्रकार से देश में अब कोई भी इंस्टीट्यूशन बिना मान्यता के, बिना किसी भी बोर्ड या रिकॉग्निशन के नहीं चलता है। और ये ऐसे सभी जो कंसर्न्ड एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि उनके स्टेट या उनकी जो भी पेरिफेरी है उसमें किसी भी प्रकार का अनरिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन ना रन करे। स्टेट को ये भी प्रोविजन करना है कि किसी भी तरह का कोई डोनेशन ना लिया जाए बच्चे से एलिमेंट्री एजुकेशन स्टेज पर, और ना ही कोई कैपिटेशन फीस, एडमिशन के लिए ना कोई इंटरव्यू लिया जाना चाहिए, ना बच्चे का इंटरव्यू लिया जाना चाहिए, और ना ही पेरेंट का इंटरव्यू लिया जाना चाहिए। राइट टू एजुकेशन ये भी इंश्योर करता है कि कोई भी बच्चा किसी क्लास में हेल्ड बैक ना किया जाए, उसका एग्जाम बराबर लिया जाए, मूल्यांकन किया जाए,
नो डिटेंशन पॉलिसी एक पार्ट बना जिसके बारे में जो 2019 में नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म किया गया, एक्ट से इसको, इस पोर्शन को निकाल दिया गया था। तो इनिशियली ये था कि बच्चे को किसी भी क्लास में रोका नहीं जाएगा, और कहीं काफी कंफ्यूजन था कि परीक्षा की व्यवस्था रहेगी या नहीं। इस पर एक विचार विमर्श के बाद नो डिटेंशन पॉलिसी को इस एक्ट से बाहर किया गया। बच्चों, जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं या कभी भी वो बच्चे किसी भी शिक्षा की व्यवस्था में एनरोल नहीं हुए हैं, कुछ बच्चे कभी ऐसा होता है कि उन्होंने एडमिशन ले लिया और अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाते हैं और किसी स्टेज पर किन्हीं सामाजिक या घरेलू परिस्थितियों के कारण जब उन्हें छोड़ना पड़ता है, तो ऐसे बच्चों को भी मिड वे में, अगर किसी बच्चे ने क्लास 3 पढ़ने के बाद एजुकेशन छोड़ दिया है, तो उन बच्चों को फिर से स्ट्रीम लाइन में लाने की व्यवस्था इस एक्ट में की गई है। और ऐसे बच्चों के लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग कोर्स चलाया जाता है जिसको ब्रिज कोर्स कहते हैं। तो इस कोर्स को जितनी अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज होती हैं, लोकल अथॉरिटीज होती हैं, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो बच्चे जो कभी स्कूल नहीं गए हैं या जिन्होंने ड्रॉप आउट किया है, उनकी स्पेशल ट्रेनिंग कराई जाए और फिर उनका मेन स्ट्रीम में एज अप्रोप्रिएट लेवल पर उनके एडमिशन कराए जाए स्कूलों में। ये पूरी तरह से सरकारों की जिम्मेदारी है कि सभी बच्चे जो 6 से 14 वर्ष के हैं, वो जो एडमिशन पा चुके हैं, वो अपनी शिक्षा को कंप्लीट करें, और जिन्होंने बीच में छोड़ दिया है उनको स्ट्रीम लाइन में लाने की जिम्मेदारी भी सरकार को है। वो किस प्रकार करेगी, किस तरह के तरीके अपनाएगी, ये पूरी तरह से उसके ऊपर निर्भर करता है, किंतु जिम्मेदारी 100% है कि हर बच्चा स्कूल में आना चाहिए। ये एक्ट इस मामले में बहुत अच्छा है कि इसमें हर तरह का स्टैंडर्डाइजेशन भी किया गया है। तो चाहे वो स्कूल की बिल्डिंग हो या स्कूल के वर्किंग डेज हो, टीचर की क्वालिफिकेशन हो, टीचर के वर्किंग आवर्स हो, या पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोकल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, पंचायत स्तर पर जिम्मेदारी, इस तरह से हर जो स्टेक होल्डर्स हैं शिक्षा से जुड़े हुए, उन पर पूरी तरह से डिलिब्रेशन किया गया है और कुछ भी ऐसा अछूता नहीं रह गया है। तो इस एक्ट की बहुत बड़ी खूबी ये भी है, इसमें टीचर्स की एकेडमिक क्वालिफिकेशंस को भी ले डाउन किया गया है, उसका एक शेड्यूल पूरा दिया गया है। जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, क्योंकि एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है, तो वो एनसीटी के द्वारा जो क्वालिफिकेशन टीचर की रखी जाती है, उनको इंश्योर करके ऐसे क्वालिफाइड टीचर्स को लाने की व्यवस्था भी इस एक्ट में बहुत स्पष्ट रूप से की गई है। इस एक्ट में ये भी गाइड किया गया है कि ड्रॉप आउट आप किसे कहेंगे। तो जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि ड्रॉप आउट को वो डिफाइन करें कि आप किस बच्चे को ड्रॉप आउट कहेंगे। कोई बच्चा 5 दिन स्कूल नहीं आता है, 10 दिन स्कूल नहीं आता है, 6 महीने स्कूल नहीं आता है, तो इस ड्रॉप आउट को भी डिफाइन करने की जिम्मेदारी है। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि जो नो डिटेंशन पॉलिसी थी, उसे 2019 में एक अमेंडमेंट के द्वारा इस एक्ट से बाहर किया गया। ये जो एक्ट है, इसमें टीचर्स को नॉन एजुकेशनल कामों के लिए जो उनका डिप्लॉयमेंट अक्सर किया जाता था, उस डिप्लॉयमेंट को पूरी तरह से खत्म किया गया और अब उन्हें केवल इलेक्शन या सेंसस, इस तरह के जो राष्ट्रीय हित के कार्य हैं या कार्यक्रम हैं, केवल उनमें ही उन्हें एंगेज किया जा सकता है। अदरवाइज ये एक्ट पूरी तरह से इस बात को प्रोहिबिट करता है। तो केवल सेंसस के काम में या इलेक्शन के काम में और डिजास्टर से संबंधित अगर कुछ इश्यूज कहीं पर चैलेंज आते हैं, तो केवल ऐसे इन 3 मामलों में शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जा सकती है। ये एक्ट पूरी तरह से कॉर्पोरल पनिशमेंट को प्रोहिबिट करता है, जिसमें किसी भी तरह का फिजिकल पनिशमेंट, मेंटल हैरेसमेंट या ऐसा कुछ भी कोई भी एक्ट जो टीचर के द्वारा क्लासरूम में किया जा रहा है जिससे
कोई भी बच्चा अपने आप को सेग्रीगेटेड फील करे, ऐसा करने से पूरी तरह से प्रोहिबिट करता है। और इसके बड़े ही सीरियस परिणाम हो सकते हैं अगर शिक्षक के द्वारा किसी बच्चे को कॉर्पोरल पनिशमेंट दिया गए जाने के कोई भी मामले आते हैं। और बहुत उत्तर प्रदेश में भी ऐसे कई सारे मामले जब भी नोटिस में आए हैं तो उन्हें पूरी तरह से उन पर कंट्रोल किया गया है और शिक्षक के खिलाफ बहुत ही कठोर कार्रवाई की गई है। ये एक्ट जो एक चाइल्ड फ्रेंडली, चाइल्ड सेंट्रिक लर्निंग को आगे एक्सटेंड करता है। इसमें ये पूरी तरह से व्यवस्था की गई है कि एक बच्चा जब क्लासरूम में अपने स्कूल के कंडीशन में आता है तो वहाँ उसे किसी भी तरह का डर नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का ट्रॉमा नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह की स्ट्रेस और एंजाइटी उस बच्चे को नहीं होनी चाहिए। उस स्कूल में पूरी तरह से इस बात की व्यवस्था की जानी चाहिए कि बच्चा अपने खुशी के साथ, जॉय के साथ, आनंद के साथ अपने जीवन के ये जो बेहतरीन 6 से 14 वर्ष हैं वो स्कूल के कैंपस में बिताए, जहां पर वो शिक्षा ही ग्रहण ना करे बल्कि अपने जीवन के भौतिक जो मौलिक मूल्य हैं, बेसिक मूल्य हैं, उनके बारे में भी उसको वो एक जॉय मिले, एक तरह का वातावरण मिले, एक इस तरह का एजुकेशनल क्लाइमेट होना चाहिए जहां पर बच्चा स्ट्रेस फ्री हो। तो अभी थोड़ा सा और डिटेल में जाएं एक्ट के। फेयर एक्ट बहुत छोटा सा है और लेकिन उसमें जो चैप्टर्स हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट में आप सभी को मालूम होगा कि इसमें 7 चैप्टर्स हैं। तो जो चैप्टर 1 है, एज यूजुअल जैसे सारे एक्ट्स में पहले इंट्रोडक्टरी होता है, तो इसमें भी टाइटल है, कब कमेंसमेंट इसका किया गया है, और जो कई सारी टर्मिनोलॉजीज होती हैं, लीगल टर्मिनोलॉजीज होती हैं एक्ट की, उनको काफी विस्तार से एक्सप्लेन किया गया है। तो जब आप उस बेयर एक्ट पढ़ेंगे और चैप्टर 1 को पढ़ेंगे तो आपको उसके बारे में और गहराई से जानकारी हो जाएगी। जो चैप्टर 2 है उसमें राइट ऑफ द चाइल्ड टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन के पार्ट को पूरी तरह से एक्सप्लेन किया गया है। और जिस स्पेशल ट्रेनिंग की बात अभी मैंने पहले चर्चा की थी इसके प्रोमिनेंट फीचर्स में, उसका जिक्र चैप्टर 2 में किया गया है कि वो स्पेशल प्रोविजन फॉर चिल्ड्रन नॉट एडमिटेड टू और हु हैव नॉट कंप्लीटेड एलिमेंट्री एजुकेशन। और इसी के साथ साथ चैप्टर में इस बात की भी पूरी व्यवस्था दी गई है कि एक बच्चा अगर एक स्कूल से किसी दूसरे स्कूल में ट्रांसफर के लिए जाता है तो उसके लिए लोकल अथॉरिटीज को या एजुकेशन अथॉरिटीज को किस तरह के काम करने चाहिए, क्या स्टेप उठाए जाने चाहिए और क्या चीजें मैंडेटरी है, क्या नहीं मैंडेटरी है। जैसे कि एक्ट ये कहता है कि बच्चा अगर एक स्कूल से किसी दूसरे स्कूल में ट्रांसफर होता है तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट इज नॉट मैंडेटरी और उन्हें एज का कोई प्रमाण पत्र भी नहीं देना है और ना ही किसी तरह का इंटरव्यू एक्सेट्रा पेरेंट का या बच्चे का लिया जाना है। तो दिस इज वेरी क्लियरली इंडिकेटेड इन चैप्टर 2। चैप्टर 3 में आए तो ये चैप्टर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज हैं, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब हुआ कि स्टेट गवर्नमेंट है या लोकल म्यूनिसिपल कमेटी के माध्यम से स्कूल रन होते हैं, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट में होते हैं, वहां पर दिल्ली राज्य के द्वारा भी स्कूल चलते हैं और दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी के भी स्कूल होते हैं। तो इस तरह से जो भी स्कूल को रन करने वाली एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है, इसके बारे में बहुत ही डिटेल में चैप्टर 3 में दिया गया है और उनकी लोकल अथॉरिटीज की ड्यूटीज को बहुत विस्तार में बताया गया है। इसके साथ साथ पेरेंट्स और गार्जियंस की क्या ड्यूटी बनती है राइट टू एजुकेशन एक्ट के प्रकाश में, इसका काफी विस्तार से वर्णन चैप्टर 3 में किया गया है। चैप्टर 4 पर अगर हम आए तो इसमें जो प्री स्कूल एजुकेशन और स्कूल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन को किस तरह से लागू करें, इसके बारे में और
कोई स्कूल किस तरह से संचालित किया जाना चाहिए, उसकी मान्यता क्या होनी चाहिए, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, या किस तरह का स्टैंडर्ड एक नया स्कूल मेंटेन करेगा, एक रनिंग स्कूल मेंटेन करेगा, और जो शेड्यूल इस आरटी में ऐड किया गया है लास्ट में, उसको किस प्रकार से लोकल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अमेंड कर सकती है, इसके बारे में, एसएमसी के बारे में एक बहुत विस्तार से जिक्र किया गया है। और इसके साथ साथ स्कूल डेवलपमेंट प्लान, स्कूल विकास योजना, जिसमें प्रत्येक स्कूल अपने स्कूल को किस प्रकार से पूरे वर्ष रन करेगा, या उसका वो क्या उद्देश्य लेके चल रहा है, ऑब्जेक्टिव लेके चल रहा है, या किस प्रकार से स्थानीय संसाधन का इस्तेमाल वो करेगा, इन सारी चीजों के बारे में चैप्टर 4 में बहुत ही डिटेल में पूरा वर्णन किया गया है। चैप्टर 5 पर आए तो चैप्टर 5 में करिकुलम और इवैल्यूएशन की प्रोसेस पर बात की गई है, इसमें एग्जामिनेशन पर बात की गई है, और जो कंप्लीशन है, सर्टिफिकेट किस तरह से क्लास 1 to 5 पूरा हुआ, 6 to 8 पूरा हुआ, तो बच्चे को उसके हर क्लास का कंप्लीशन करने के बाद किस प्रकार से ये पूरी व्यवस्था की जाएगी, इसके बारे में बहुत ही डिटेल से चैप्टर 5 में दिया गया है। चैप्टर 6 में बहुत ही जो बच्चे के संदर्भ में, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के संदर्भ में उनके राइट टू एजुकेशन को किस प्रकार से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, या किस प्रकार से उसको उनके हित में काम किया जा रहा है, इसकी पूरी मॉनिटरिंग का एक सिस्टम दिया गया है, एक मैकेनिज्म दिया गया है। और इसी क्रम में किसी भी प्रकार की ग्रीवेंसेस अगर हैं, तो चाहे वो ग्रीवेंसेस पेरेंट्स की तरफ से हैं, या किसी सिविल सोसाइटी की तरफ से हैं, या किसी अन्य बॉडीज की तरफ से अगर आती हैं, तो उनको चैप्टर 6 में दिया गया है। जो चैप्टर 7 है, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज लास्ट चैप्टर बट वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें मिसलेनियस बातों पर जिक्र किया गया है, जिसमें किसी स्कूल के बेसिक मैनेजमेंट की बात की गई है, किसी स्कूल को रन करने के लिए स्कूल का खुद का क्या उनकी ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट क्या होता है, किस प्रकार के रजिस्टर मेंटेन किए जाते हैं, किस तरह से टाइम टेबल बनाया जाना है, किस प्रकार से कोर्स को कंप्लीट किया जाना है। और नेबरहुड स्कूल को यहाँ पर डिफाइन किया गया है। नेबरहुड जो राइट टू एजुकेशन एक्ट में 3 किलोमीटर की पेरिफेरी में पहले इसको डिफाइन किया गया था, उत्तर प्रदेश में इसे अभी 1 किलोमीटर की पेरिफेरी किया गया है। तो और टीचर की जो सैलरीज हैं, उनके अलाउंसेस हैं, उनकी क्वालिफिकेशन है, इन सब के बारे में एक बहुत डिटेल्ड चैप्टर 7 में दिया गया है। और इसी के साथ साथ जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, बेयर एक्ट है, उसमें लास्ट में एक शेड्यूल इनक्लोज किया गया है जो सेक्शन 19 और 25 को एक्सटेंड करता है। तो उसमें नॉर्म्स और स्कूल के स्टैंडर्ड दिया गया है कि एक क्लास में कितने बच्चे होने चाहिए, या कितने बच्चों पर कितने टीचर की व्यवस्था होनी चाहिए, कितने कमरे होने चाहिए। एक पूरी एक बड़ी विस्तार से इस बात को एक्ट में बताया गया है। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी की तरह से इस एक्ट को डिजाइन किया गया है। तो इस प्रकार से एक कर्सरी डिटेल हमें राइट टू एजुकेशन एक्ट की मिलती है। अब एक्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट की तरफ मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ, और वो सेक्शन 12(1)(c) है। इसको जनरली 12(1)(c) के नाम से ही हम लोग संबोधित करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है, और इसने जिस क्वालिटी एजुकेशन की बात की गई, और सोशली डिसएडवांटेज सेक्शन या वो बच्चे जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के हैं, वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा किस प्रकार से पा सके, या समाज में जो कुछ स्कूल अलग अलग ब्रैकेट में रन करते हैं, कहीं पर बहुत बड़े प्राइवेट स्कूल रन करते हैं और सरकारी स्कूल भी है, रिकॉग्नाइज स्कूल भी है। ऐसे में राइट टू एजुकेशन एक्ट का जो 12(1)(c) है, इसमें ये व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक स्कूल जो नेबरहुड में
रन कर रहा है उसमें एंट्री पॉइंट पर 25% सीट्स ऐसे बच्चों के लिए सुरक्षित रखी जाएगी जो सोशली वीकर सेक्शन से या डिसएडवांटेज सेक्शन से, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं। और ये अगेन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या राज्य सरकारों पर है या स्थानीय सरकारों पर है कि वो ये सुनिश्चित करें कि ऐसे बच्चे जो सरकारी स्कूल की जगह किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहते हैं वो किसी न किसी माध्यम से 25% कोटे में उनका एडमिशन हो और वो उस बच्चे को उस स्कूल में जहां उसका एडमिशन सुनिश्चित हुआ है कक्षा 8 पास करने तक हर तरह की व्यवस्था वो स्कूल करेगा और किसी भी प्रकार का कोई भी अंतर नहीं करेगा, कोई डिफरेंस उसे उन बच्चों का जो फीस दे रहे हैं और ये जो 25% के तहत एडमिशन पाए हुए बच्चे हैं इनमें कोई भी अंतर अगर स्कूल अथॉरिटी के द्वारा किया जाता है तो इसे बहुत ही सीरियस पनिशमेंट की तरह लिया जाएगा और इसे लोकल अथॉरिटीज पूरी तरह से दंड देने के लिए उनको अधिकार इस एक्ट ने दिया हुआ है। तो इसमें जैसे हमने कहा कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और डिसएडवांटेज क्लास के बच्चे, इसमें SC ST सोशली बैकवर्ड क्लासेस इस तरह के बच्चे इस 25% में शामिल होते हैं। जब ऐसे बच्चों का एडमिशन किसी प्राइवेट स्कूल में होता है तो ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने स्टेट में एक फीस निर्धारण की व्यवस्था करे और उसके अनुसार ऐसे माने कि अगर एक प्राइवेट स्कूल है और वहां पर 12(1)C के अंतर्गत 10 बच्चों का एडमिशन क्लास 1 में हुआ है तो इन 10 बच्चों के फीस का रिइंबर्समेंट लोकल अथॉरिटी के द्वारा किया जाएगा और ये सरकार सुनिश्चित करेगी, इसके बजट की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाएगी कि उनकी फीस सरकार के माध्यम से उस पर्टिकुलर स्कूल मैनेजमेंट को डिसबर्स की जाए। ये प्रोविजन 2012 में कुछ बड़े स्कूलों ने चैलेंज भी किया था सुप्रीम कोर्ट में, पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को अपहेल्ड किया कि नहीं, ये बहुत आवश्यक है कि समाज का एक ऐसा वर्ग जो कमजोर है, जो पिछड़ा है, उनके बच्चे भी एक बड़े प्राइवेट स्कूल में क्वालिटी एजुकेशन के लिए अगर उनकी इच्छा है तो वो वहां पर पढ़ सकते हैं। और इस 2012 में जो चैलेंज किया गया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लीटली रूल आउट किया। तो एक तरह से ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है हर स्टेट गवर्नमेंट पर, और हम सभी लोग जानते हैं कि जो शिक्षा है वो कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है। तो कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब ये हुआ कि हर स्टेट गवर्नमेंट अपने प्रदेश में शिक्षा की व्यवस्था को बनाने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है, और जहां पर स्टेट और सेंटर के बीच में कहीं पर अगर कोई क्लैश आता है, जो आमतौर पर कॉन्करेंट लिस्ट के साथ होता है कि अगर कोई क्लैश है, अगर कोई अंतर्द्वंद आता है, अगर कोई संशय है, तो उसमें सेंटर गवर्नमेंट प्रिवेल करती है। तो शिक्षा भी हमारा कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है, जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों ही लेजिस्लेट कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह के रूल्स रेगुलेशन जो आवश्यक पड़े, और राइट टू एजुकेशन की इस व्यवस्था के सुदृढ़ क्रियान्वयन के लिए अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट ऐसा समझती है कि उसे कुछ और नियम बनाने हैं तो वो इस पर काम कर सकती है, और इसके लिए कोई भी कहीं पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं है। तो एक तरह से ये एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है हर स्टेट गवर्नमेंट पर कि इस सभी प्रोविजन को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। और राइट टू एजुकेशन में जैसे मैंने पहले भी बताया कि जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत अच्छी तरह से डिफाइन किया गया है। इसमें जब ये एक्ट लागू हुआ था तो स्टेट गवर्नमेंट्स का ये सबमिशन था कि राइट टू एजुकेशन लागू करने के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की व्यवस्था होनी थी। तो एक तरह से बजटीय भार जो होता है
वो बहुत ज्यादा स्टेट पर आने की संभावना थी। तो स्टेट्स की इन मांगों को देखते हुए उस समय 2010 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 65-35 के अनुपात में वित्तीय व्यवस्था करने के लिए एग्री किया था। वर्तमान में आई थिंक पिछले 3 वर्ष से ये जो अनुपात है वो 60-40 में कन्वर्ट हो गया है। और उस समय नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स थे उनमें ये व्यवस्था 90 और 10% की थी। तो एक तरह से 65% जो धनराशि है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन को लागू करने के लिए वो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलती है एंड 35% की व्यवस्था राज्य सरकार को करनी होती है। 2011 में से काफी चर्चा ये हुई सेंट्रल लेवल पर भी और तरह तरह की सिविल सोसाइटीज के माध्यम से इस बात पर कंसर्न उठाया गया कि क्लास 8 से आगे बढ़ाकर ये फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन को क्लास 10th तक मतलब 16 वर्ष की अवस्था तक बढ़ाए जाने की व्यवस्था की जाए। तो इन पर सैद्धांतिक रूप से सहमति केंद्र सरकार और आमतौर पर सभी राज्य सरकारों के द्वारा भी दी गई, किंतु ये व्यवस्था अभी केप कमेटी होती है जो ऑल पावरफुल कमेटी है MHRD की सेंटर लेवल पर, केप कमेटी उसको कहते हैं CABE, उस कमेटी में इस प्रकार का विचार विमर्श चल रहा है। तो इस बात की पूरी संभावना है कि कभी भी ये हमारा फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 6 से 14 वर्ष की जगह 6 से 16 वर्ष तक इसे बढ़ाया जा सकता है। अब अगर हम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में राइट टू एजुकेशन एक्ट को देखें तो 2020 चल रहा है, 2010 में ये एक्ट लागू किया गया था। ऑलमोस्ट हमने 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। एक तरह से ये एक डिकेड हमने राइट टू एजुकेशन का पूरा किया है। तो ये समय बनता है, उचित समय है कि हम ये देखें कि क्या क्या किया गया, राज्य सरकारों के द्वारा क्या किया गया एंड बेसिकली उत्तर प्रदेश के संदर्भ में क्या व्यवस्थाएं की गई है। इस पर मैं थोड़ी सी चर्चा ब्रीफली आप लोगों से करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो एक 12(1)(c) की जो बात मैंने की थी जिसमें 25% एंट्री के लिए, तो एक विभाग में पोर्टल बनाया गया है जिसका IP एड्रेस है। इसमें कहीं टाइप हो सकता है? नहीं हो सकता है, यहीं से करें। मैं ये एड्रेस अभी आप लोगों की स्क्रीन पर टाइप करवा देती हूँ। तो ऑनलाइन पोर्टल जो हमारा है उसका IP एड्रेस है RTE25 हमें बता दीजिए तो हम कर लें। टाइप करेंगे ना? हाँ, अच्छा पूरा शेयर नहीं हो रहा, मैं शेयर करना पड़ेगा स्क्रीन। ओके, शेयर करिए। इतना फॉन्ट दिखाई देगा? मुझे now shared। हाँ, बैक करिए सर। स्क्रीन पे है ना? हाँ, ये स्क्रीन पर है। हाँ, कैमरा ऑन कर दो। हाँ, तो अभी आपने स्क्रीन पर देखा होगा जो ऑनलाइन पोर्टल है,
जो ऑनलाइन पोर्टल है वो rt25.upsdc.gov.in इसका एड्रेस है। इसे नोट कर लीजिए और देखिए, इसमें हर तरह के आरटीई से संबंधित नोटिफिकेशन दिए जाते हैं। हर वर्ष जो एडमिशन की पूरी व्यवस्था है वो ऑनलाइन व्यवस्था है। इस व्यवस्था के तहत बहुत ही एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस बनाया गया है। जो उत्तर प्रदेश में राइट टू एजुकेशन पर एक मॉडल रूल्स बनाए गए। मॉडल रूल्स का मतलब ये होता है कि किसी भी एक्ट को कोई राज्य किस प्रकार इम्प्लीमेंट करेगा, वो सारे प्रोविजन को इम्प्लीमेंटेशन पार्ट को दृष्टि में रखते हुए मॉडल रूल्स, उसके बेस्ड ऑन दैट एक्ट रूल्स बनाए जाते हैं, जो 27 जुलाई 2011 में बनाया गया था। और ये लगभग 40 से 41 पेज का डॉक्यूमेंट है। आई वुड रिकमेंड यू, ये ऑनलाइन है, पोर्टल पर आपको मिलेगा। और किसी भी गूगल में आप जाएंगे और अगर मॉडल रूल्स उत्तर प्रदेश आप करेंगे तो आपको ये डॉक्यूमेंट मिलेगा। ये 27 जुलाई 2011 में इसको लागू किया गया था। तो जो 12(1)(c) जिसके लिए ये पूरा पोर्टल बनाया गया है, मैं एक आंकड़ा आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ और आप देखेंगे कि किस प्रकार से कितने प्रभावी ढंग से इस एक्ट को ग्रेजुअली इस दशक में एक ऐसे स्तर पर लाया गया है। जब 2013 और 14 में सबसे पहले एडमिशन हुए तो ये संख्या केवल 60 थी। पूरे राज्य में 60 बच्चे इस प्रोविजन के तहत उनका एडमिशन हुआ था। 14-15 में ये संख्या डिक्रीज हुई, 54 रह गई। फिर 15-16 में थोड़ी सी और मेहनत की गई तो ये संख्या 3135 पहुंची। 16-17 में लगभग 17 से 18,000 के बीच में एडमिशन हुए और 2019-20 में ये संख्या 60,000 पहुंची। 60,000 ऐसे तो अगर हम 60 से 60,000 का आंकड़ा देखें तो काफी अच्छा लग रहा है, किंतु प्रदेश में ये एडमिशन लाख से ऊपर की संख्या में होने चाहिए। तो हमें लोकल लेवल पर, अभी आप नए हैं, इस विभाग में आए हैं, ये एक ऐसा प्रोविजन है जिसको जितने ही प्रभावी ढंग से हम लागू करते हैं वो शिक्षा की व्यवस्था को उतना ही एक खूबसूरत मोड़ पर लाके रखेगा। और हर बच्चा जब इस फ्री एजुकेशन को पाएगा तो इस एक्ट के पूरी जो स्पिरिट है, लेटर एंड स्पिरिट में इसको हम पूरा करेंगे। 2020 और 21 में 90,000 का लक्ष्य रखा गया है और इसमें अभी एक राउंड की लॉटरी हो चुकी है। इसमें पूरे नोटिफिकेशन स्टेट में जारी किए जाते हैं। अगर आप इस पोर्टल पर जाएंगे तो आपको इस वर्ष का जो करंट नोटिफिकेशन है सेकेंड लॉटरी के लिए जो डाला गया है दूसरे चक्र के लिए, उसके बारे में आपको डिटेल मिल जाएगा। और ये जो मॉडल एक्ट है इसमें समय समय पर अमेंडमेंट होते हैं और समय समय पर इनमें एडिशन भी किए जाते हैं। जैसे कि ड्रॉप आउट को डिफाइन किया गया है। अगर कोई बच्चा 45 डेज लगातार या इरेक्टली स्कूल नहीं आता है, एब्सेंट होता है, तब उसको ड्रॉप आउट कहा जाएगा। तो इस प्रकार के अमेंडमेंट किए जाते हैं समय समय पर। और नेबरहुड की डेफिनेशन, जैसे पहले ये था कि 3 किलोमीटर के अंतर्गत जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन आते हैं 12(1)(c) के अंदर, उनको नेबरहुड स्कूल कहा जाता था, किंतु ये 3 किलोमीटर से घटाकर इस सीमा को अब 1 किलोमीटर कर दिया गया है। तो आप देखेंगे कि समय समय पर राज्य सरकारें और उत्तर प्रदेश सरकार ने इसमें काफी संशोधन किए हैं इसके बेहतर क्रियान्वयन के लिए। अचीवमेंट अगर आरटीईज के देखें तो एक तरह का जो यूनिवर्सल एनरोलमेंट है, एक्सेस स्कूलों में काफी बढ़ा है। पिछले वर्ष प्राथमिक स्कूलों में जो संख्या थी वो 1,60,00,000 बच्चों की थी और इस वर्ष कोरोना के कारण थोड़ी सी समस्याएं हैं, किंतु जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें ऑनलाइन में भी बच्चों के एडमिशन, प्राइवेट स्कूल से नाम कटवा के बहुत सारे बच्चे सरकारी स्कूलों में, क्योंकि ऑपरेशन कायाकल्प और मिशन प्रेरणा के तहत और शिक्षकों के प्रशिक्षण को लेकर राज्य सरकारों ने पिछले विगत 10 वर्षों में बहुत ही काम किया है। और इसी का परिणाम है कि सरकारी स्कूलों में 52% बच्चे इनरोल्ड हैं और प्राइवेट स्कूलों में 48% हैं। प्राइवेट स्कूलों में गिरावट आई है। पिछले वर्ष का जो सर्वे आंकड़ा आया था उसमें सरकारी स्कूल में 2%
एनरोलमेंट की बढ़ोतरी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट में आई थी, तो विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आरटी के प्रभावी क्रियान्वयन के कारण ही आया है। और इस एक्ट के कारण स्कूलों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट किया गया है। क्वालिटी एजुकेशन के जितने भी टूल्स हो सकते हैं, जितने भी माध्यम हो सकते हैं, चाहे वो शिक्षकों की ट्रेनिंग हो, चाहे वो करिकुलम डिजाइन हो, टेक्स्ट बुक का रिव्यू हो, इस तरह से इसमें काफी एडिशन किए गए हैं। एजुकेशन को बहुत ज्यादा इंक्लूसिव किया गया है और काफी यूनिवर्सली एक्सेसिबल करने की कोशिश की गई है कि कोई भी बच्चा इस बात के लिए ना हो कि उसके घर से स्कूल दूर है, इसलिए हर 1 किलोमीटर पर प्राइमरी स्कूल, हर 3 किलोमीटर पर उच्च प्राथमिक विद्यालय अवस्थित हैं जहां पर बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। बालिकाओं के लिए कस्तूरबा बालिका विद्यालयों की व्यवस्था हर ब्लॉक पर है। इसी तरह समाज कल्याण विभाग के द्वारा आश्रम पद्धति के विद्यालय चलते हैं, विकलांग कल्याण विभाग के द्वारा कुछ स्कूल चलते हैं और समेकित शिक्षा के अंतर्गत सभी बच्चों को स्कूलों में एक समावेशी परिवेश उनको दिया जाता है। तो इस तरह के जितने सारे ये अचीवमेंट हैं वो आरटीई के कारण इस देश में आए हैं। इस आरटीई के कारण ही जितनी देश में शिक्षा से संबंधित या प्रदेश में शिक्षा से संबंधित नए कार्यक्रम चलाए गए उनको एक तरह से इंटीग्रेट किया गया है। तो चाहे वो समग्र शिक्षा अभियान हो, चाहे वो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान हो, या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं जो टीचर एजुकेशन को लेकर रन करती हैं, ये इसी का परिणाम है कि कई सारी स्कीम्स को एक साथ इंटीग्रेट किया गया है। तो इस प्रकार से आरटीई के बारे में एक बहुत सिंपल सा, एक बहुत प्लेन क्लियर परिव्यू देने की मैंने आप लोगों के बीच में कोशिश की है। अभी मुझे उम्मीद है कि आपने इसे ध्यान से सुना होगा और अगर आपकी कोई जिज्ञासा हो तो आप हमें सीधे भी संपर्क कर सकते हैं। सीआरटी में आप अपनी क्वेरीज भी भेज सकते हैं और आप अपने डाइट्स में आपस में बातचीत कर सकते हैं। तो मुझे मालूम नहीं है कि इस ट्रेनिंग में असाइनमेंट देने की भी व्यवस्था है या नहीं, पर मैं अगर व्यवस्था है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं आज से ये व्यवस्था लागू कर रही हूँ। इस आरटीई के संबंध में मैं आप लोगों को 3 असाइनमेंट दे रही हूँ, तो कृपया अपनी डायरी उठा लें और अपनी पेंसिल उठा लें। तो पहला असाइनमेंट आप सभी लोगों का ये है कि आप इसके बेयर एक्ट को पढ़ें, इंटरनेट से डाउनलोड करें, आरटीई के बेयर एक्ट को पढ़ लें। नंबर 2, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आरटीई एक्ट के जो मॉडल रूल्स बनाए गए 2011 में उसको पढ़ लें। इसके पढ़ने का तरीका ये हो सकता है कि या तो आप इंडिविजुअली इसे पढ़ें और दूसरा अपने ग्रुप डिस्कशन की तरह से डाइट्स में आपस में अपने ग्रुप बना लें और इसके विभिन्न पक्षों पर बातचीत करके इसे पूरी तरह से समझ लें। शिक्षा विभाग में जिन तरह की चीजों से जो हम पावर गेन करते हैं उनमें आरटीई सबसे महत्वपूर्ण हमारा पावर बैंक है, इसलिए इसकी जानकारी सभी को बहुत बृहद रूप से होने की आवश्यकता है। दूसरा, मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये आरटीई एक्ट पढ़ने के बाद, मॉडल रूल्स पढ़ने के बाद और जो व्यवहारिक समस्याएं हमें दिखाई देती हैं, लिमिटेशंस क्या हैं आरटीई एक्ट पर, इस पर एक छोटा सा नोट भी तैयार करें। तीसरा ये है कि आगे क्या होना चाहिए, वे फॉरवर्ड क्या है। राइट टू एजुकेशन एक्ट एज इट इज है, उसको लागू करने के साथ और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम इस एक्ट को प्रभावी बनाने के लिए या शिक्षा उस इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए हम और कौन से तरीके अपना सकते हैं जिससे इसे और प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। तो एक वे फॉरवर्ड को भी आप एक पैराग्राफ में लिखें और आपस में शेयर करें। एससीईआरटी सभी डाइट्स के माध्यम से इस असाइनमेंट को प्राप्त कर लेगी।
मैं समझ रही हूँ कि जो हमारे SCRT में इस कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर हैं वो इस बात को सुन रहे होंगे और इसे नोट कर रहे होंगे। तो ये असाइनमेंट आप लोगों के लिए आज के लिए महत्वपूर्ण है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी बनती हो, जैसा मैंने पहले भी कहा है, तो आप हमसे किसी भी समय उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ वेरी गुड डे। आज भारतीय पारंपरिक त्योहार तीज है। तीज की भी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। एंजॉय योर डे।